गुरुवार को निफ्टी ने 5 सेशंस में पहली बार हायर हाई बनाया, जो थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिकना जरूरी है ताकि 20 डे मूविंग एवरेज यानी 24,000 के लेवल की तरफ वापसी हो सके। कल की सबसे अहम बात यह है कि पूरा बाजार क्रूड ऑयल की हर हलचल पर रिएक्ट कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना हाई ग्रेड यूरेनियम विदेश भेजने से मना किया, जिससे ऑयल फिर से $108 तक उछला, लेकिन बाद में थोड़ा नरम हुआ और WTI करीब $98 तथा ब्रेंट करीब $104 प्रति बैरल पर सेटल हुआ। अमेरिकी सेनेट में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के पास 53 वोट्स हैं, यानी मेजॉरिटी, लेकिन उनके ही 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट करते हुए ईरान के साथ युद्ध पर ट्रंप की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने वाला रेजोल्यूशन 50-47 से पास करवा दिया। इस रेजोल्यूशन का मतलब है कि सेनेट कह रही है कि युद्ध शुरू करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट यानी कांग्रेस की परमिशन जरूरी होनी चाहिए। ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनके अपने लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि ये रेजोल्यूशन अभी कानून नहीं बना है, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पास होना पड़ेगा और फिर ट्रंप इसे वीटो कर सकते हैं। लेकिन इससे एक संकेत जरूर मिला कि युद्ध के खिलाफ दबाव बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद थोड़ी बढ़ी है। अमेरिकी सेनेट में हुए इस घटनाक्रम का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर दिखता है। डाउ जोन्स भी इस उम्मीद पर टिका हुआ है कि कोई न कोई खबर आएगी जो युद्ध को रोकेगी, लेकिन जब तक कॉन्क्रीट डील नहीं होती, क्रूड $100 से ऊपर ही रहेगा। S&P 500 गुरुवार को लगभग फ्लैट बंद हुआ। एनवीडिया के रिकॉर्ड रिजल्ट्स आए। रेवेन्यू एस्टिमेट से 3.5% ज्यादा $81.62 बिलियन रहा और Q2 गाइडेंस $91 बिलियन दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स को और ज्यादा की उम्मीद थी, इसलिए एनवीडिया का शेयर करीब 1% नीचे बंद हुआ। US ईरान डील को लेकर ट्रंप ने फाइनल स्टेजेस में बातचीत होने की बात कही थी और इसी उम्मीद पर बुधवार को मार्केट तेज था, लेकिन गुरुवार को ईरान के सुप्रीम लीडर के यूरेनियम डायरेक्टिव से ये उम्मीद थोड़ी कमजोर पड़ी, जो बताता है कि डील होने तक वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। रुपये ने गुरुवार को थोड़ी राहत दी, 49 पैसे मजबूत होकर 96.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि ये अभी भी हिस्टोरिकली कमजोर लेवल पर है और आगे RBI की जून पॉलिसी में रेट हाइक का खतरा बना हुआ है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहना है कि जून MPC मीटिंग में RBI रेट हाइक कर सकता है। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब रुपये 74 से गिरकर 82-83 पर आ गया था और RBI ने रेट बढ़ाए थे। अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट बैंक्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। गुरुवार को FII ने 10,891 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि DII ने 2,492 करोड़ रुपए की खरीदारी की। जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, FII सेलिंग जारी रहेगी। RBI कल यानी 26 मई को करीब $5 बिलियन की लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकता है, रुपये को स्टेबल रखने के लिए। ये मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ऑयल प्राइसेस का नीचे आना जरूरी है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग PMI मई की फर्स्ट हाफ में 54.7 से घटकर 54.3 पर आई। ये हल्की गिरावट है, लेकिन 50 से ऊपर होना मतलब ग्रोथ जारी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि नजर रखने की जरूरत है। सर्विसेज PMI मई की फर्स्ट हाफ में 58.8 से बढ़कर 58.9 पर पहुंची। सर्विस सेक्टर की ये मजबूती बताती है कि IT, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में डिमांड अच्छी बनी हुई है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। एक बड़ी रिपोर्ट कह रही है कि भारत का निफ्टी फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंत तक 28,000 से 30,000 के रेंज में पहुंच सकता है। आधार है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मिडिल ईस्ट वॉर रुके और क्रूड ऑयल $80-85 के रेंज में आए। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अगले 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए यानी करीब $1 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत बताई जा रही है। 2030 तक रियल एस्टेट मार्केट $1 ट्रिलियन और 2047 तक $5 से $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडिया को 2035 तक $235 बिलियन के मार्केट का अनुमान है। इंपोर्ट डिपेंडेंस घट रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, यानी अगले 5 to 10 ईयर्स में इस सेक्टर की कंपनीज को बड़ा फायदा मिल सकता है। PM मोदी के 5 देशों के दौरे में भारत ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हासिल किए। साथ ही US एम्बेसडर ने कंफर्म किया कि अगले हफ्ते इंडिया US ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए अमेरिकन डेलीगेशन भारत आ सकता है। पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले 6 महीनों में US फर्म्स ने $60 बिलियन से ज्यादा का निवेश भारत में कमिट किया है। ये भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए बड़ा पॉजिटिव है, भले ही शॉर्ट टर्म में क्रूड और करेंसी का दबाव बना हो।
आज 22 मई को निफ्टी 50 की बड़ी कंपनियां सन फार्मा, हिंदाल्को, ईचर मोटर्स और इन्फो एज अपने रिजल्ट्स जारी करेंगी। इनके नंबर्स और मैनेजमेंट गाइडेंस पर मार्केट की बड़ी रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा टोरेंट फार्मा, कोलगेट पामोलिव इंडिया, फोर्टिस हेल्थ केयर, इंडिगो पेंट्स, औरोबिंदो फार्मा, बिकाजी फूड्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और होनासा कंज्यूमर के रिजल्ट्स भी मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। आईटीसी के रिजल्ट्स पर एनालिस्ट कमेंट्री कल आएगी। रिजल्ट्स अनुमान से बेहतर रहे। नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 5,113 करोड़ रुपए और ईबिटा मार्जिन 34.8% से उछलकर 40% पहुंचा। कंपनी ने 8 रुपए फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया, जिससे पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल डिविडेंड 14.50 रुपए प्रति शेयर हो गया। एलआईसी ने मार्च तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट 19,103 करोड़ से बढ़कर 23,420 करोड़ रुपए पहुंचा। नेट प्रीमियम इनकम 1.48 लाख करोड़ से बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए रही और कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड के साथ 1:1 बोनस शेयर का भी ऐलान किया, जिसकी रिकॉर्ड डेट 29 मई 2026 है। मारुति सुजुकी इंडिया ने जून 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमतें अधिकतम 30,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। रॉ मटेरियल कॉस्ट्स बढ़ने की वजह से मार्जिन्स पर दबाव था और ये प्राइस हाइक उसे रिकवर करने में मदद करेगी। कल मारुति सुजुकी का शेयर वॉच लिस्ट में रखना जरूरी है। टाटा स्टील को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 890 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड पर रोक लगा दी और आईटीसी डिस्प्यूट में आगे की कार्रवाई पर भी स्टे दिया। ये कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है। मैक्स हेल्थ ने मजबूत Q4 नतीजे दिए। नेट प्रॉफिट 7.3% बढ़कर 342 करोड़, रेवेन्यू 12.2% बढ़कर 2,143 करोड़ और ईबिटा मार्जिन 26.8% से बढ़कर 28.3% पहुंचा। हॉस्पिटल सेक्टर की ये ग्रोथ स्टोरी लगातार स्ट्रांग बनी हुई है। नायका ने Q4 में नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से उछालकर 78 करोड़ रुपए किया। ईबिटा 67% बढ़कर 223 करोड़ रुपए और ईबिटा मार्जिन 6.5% से बढ़कर 8.4% पहुंचा। कंपनी की यह परफॉर्मेंस दिखाती है कि ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन स्पेस में डिमांड लगातार बढ़ रही है। होनासा कंज्यूमर यानी मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी ने नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़ाकर 69 करोड़ रुपए किया और ईबिटा मार्जिन 5% से बढ़कर 11.7% पहुंचा। आरसीएफ का रेवेन्यू 50% उछलकर 3,730 करोड़ से 5,581 करोड़ रुपए पहुंचा। सन टीवी के रिजल्ट्स कमजोर रहे। नेट प्रॉफिट 37.4% घटकर 370 करोड़ से 232 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 6.3% घटकर 882 करोड़ रुपए रहा। मीडिया सेक्टर में बढ़ते ओटीटी कंपटीशन का असर ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स पर साफ दिखाई दे रहा है। गेल का Q4 प्रॉफिट तिमाही आधार पर 21% से ज्यादा गिरा और ईबिटा में 57% की तेज गिरावट आई। वेलस्पन कॉर्प का नेट प्रॉफिट 47% घटकर 698 करोड़ से 370 करोड़ रुपए रहा। हालांकि रेवेन्यू 9.9% बढ़ा और 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की। इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए तक कैपिटल रेज करने को मंजूरी दी है। वैटेक वाबैक का नेट प्रॉफिट 29% बढ़कर 128 करोड़ रुपए रहा और 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की। इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए तक कैपिटल रेज करने को मंजूरी दी है। वैटेक वोबैक का नेट प्रॉफिट 29% बढ़कर 128 करोड़ रुपए रहा और 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड की सिफारिश की। मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर पर कल खास नजर रखना जरूरी है। जून से कार प्राइसेस में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है, जिससे मार्जिन्स इंप्रूव होने की उम्मीद है। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स का शेयर ऑलरेडी मजबूत रिजल्ट्स के बाद मैक्वेरी और मोतीलाल ओसवाल दोनों की पॉजिटिव रेटिंग के साथ लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। आईटी सेक्टर पर कल भी दबाव रह सकता है, क्योंकि एनवीडिया के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स एआई ग्रोथ को कंफर्म करते हैं, जो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म कंपटीशन का सिग्नल है। बैंक्स पर भी नजर रखें, क्योंकि आरबीआई रेट हाइक की आशंका से प्राइवेट बैंक्स में प्रेशर बन सकता है। निफ्टी के लिए आज सबसे पहला रेजिस्टेंस 23,700 पर है, जहां 50 डे मूविंग एवरेज मौजूद है। अगर ये टूट गया तो अगली रुकावट 23,850 पर होगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के अनुसार 23,800 से ऊपर डिसाइसिव क्लूज मिले तो डायरेक्शनल रैली शुरू हो सकती है। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 23,500 और क्रूशल सपोर्ट 23,400 है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है कि 23,850 23,900 के ऊपर क्लोज मिलने पर ही ब्रॉड बेस्ड बाइंग ट्रेंड शुरू होगी। अगर 23,400 टूटा तो पैनिक सेलिंग का खतरा है।
बैंक निफ्टी के लिए 53,900 से 54,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है और 53,100 से 53,000 क्रूशल सपोर्ट। SBI सिक्योरिटीज के अनुसार 53,000 के नीचे डिसाइसिव ब्रेक हुआ तो 52,400 तक गिरावट आ सकती है। बैंक निफ्टी को हफ्ते की गेंस के लिए 53,710 से ऊपर क्लोज चाहिए। मोतीलाल ओसवाल ने टाइटन कंपनी पर 5,150 रुपए और GE वर्नोवा पर 5,200 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक दोनों शेयरों में आगे अच्छी तेजी की संभावना बनी हुई है। एलारा सिक्योरिटीज ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दीपक नाइट्राइट और KEC इंटरनेशनल पर बुलिश रुख रखा है। खासकर KEC इंटरनेशनल में करीब 27% अपसाइड की उम्मीद जताई गई है। NHPC, रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स और धनुका एग्रीटेक पर भी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं। धनुका एग्रीटेक में सबसे ज्यादा करीब 46% अपसाइड की संभावना बताई गई है। मॉर्गन स्टैनली ने बजाज फाइनेंस पर 10,120 रुपए और गोल्डमैन सैक्स ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर 380 रुपए का टारगेट दिया है। दोनों ग्लोबल ब्रोकरेजेस इन शेयरों में आगे मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 23,660 पर ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी के पिछले बंद 23,654 से सिर्फ 6 अंक ऊपर है। यानी आज बाजार की शुरुआत लगभग फ्लैट रहने की उम्मीद है, लेकिन 23,700 से 23,800 का स्तर टूटने पर तेजी मजबूत हो सकती है।